So students, we was doing aldehydes, ketones and carboxylic acid. तो आज हम करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड. एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टीज, उसकी प्रेपरेशन खत्म है. ठीक है. फिजिकल प्रॉपर्टीज आपका होमवर्क है. फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं मैं करवा रहा. ठीक है, ये आपने खुद करनी है, बट आई विल डिस्कस अगर आपको उसमें से डाउट होगा. ठीक. अब हम शुरू करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके. तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज ही करेंगे हम डिटेल में, बट उससे पहले वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके. यू नो दैट दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड. ये होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको शॉर्ट फॉर्म में COOH लिख देते हैं, बट इसका इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. और इसमें रेजोनेंस भी हो सकती है ऐसे, तो आपके पास उस टाइम चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं. और ये जो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज आता है ड्यूरिंग द रेजोनेंस, ये इस ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बना देता है, जिसकी वजह से ये यहाँ से प्रोटॉन बड़ी फास्ट रिलीज करता है. ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लेके यहाँ से प्रोटॉन बहुत जल्दी रिलीज करता है. Okay, this positive charge on oxygen atom makes removal of proton very easy. Okay. और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें थोड़ा बॉन्ड लेंथ को भी डिस्कस कर लेते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में जैसे ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ है 123 पिकोमीटर, और जो कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है जो कार्बन और OH के बीच में होता है उसकी लेंथ कितनी है, 136 पिकोमीटर. ओके. मतलब अल्कोहल में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की लेंथ होती है वो 142 पिकोमीटर होती है ना. तो ये वाला जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये भी अल्कोहल जैसा ही है. ये OH एक तरह का अल्कोहल ग्रुप ही हो गया. अगर यहाँ पे C डबल बॉन्ड होना होता तो यहाँ पे 136 पिकोमीटर. मगर अल्कोहल से थोड़ी कम क्यों है, क्योंकि रेजोनेंस के दौरान यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आता है. इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में रेजोनेंस के दौरान डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, इसलिए ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ अल्कोहल से तो छोटी है. ओके. और ये वाली कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जो लेंथ है, वैसे कार्बोनिल ग्रुप जो कीटो ग्रुप होता है उसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की लेंथ कितनी होती है, 120 पिकोमीटर. इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है 123 पिकोमीटर है, थोड़ी सी ज्यादा है. रीजन वही, रेजोनेंस के दौरान इसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर आता है तो थोड़ा सा बॉन्ड की लेंथ बढ़ गई. ओके. इसको कार्बोक्सिलिक बोलने का रीजन भी यही है कि ये कार्बोनिल और हाइड्रोक्सी ग्रुप का कॉम्बिनेशन है. तो कार्ब ऑक्सी, so that's why it is called as carboxyl. Okay, carboxylic acid. Okay, so and one more thing, जैसे हमने बोला कि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है that is making removal of proton easy. इसलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं they are very highly acidic. ये जो ग्रुप है ये एसिडिक ग्रुप है. जिस भी सब्सटेंस में ये ग्रुप आ जाता है that is acid, that become acid. Okay, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिड होने का एक तो रीजन ये है. दूसरा, जब वो प्रोटॉन रिलीज कर देता है तो आपके पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन. और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. कार्बोक्सिलेट आयन जब रेजोनेंस करवाता है तो दूसरा स्ट्रक्चर डिट्टो वैसा ही बनता है जैसा पहले होता है. इट मींस ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और दोनों की 50-50% पॉसिबिलिटी है. ओके. तो इट मींस ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये इस ऑक्सीजन पे ना रह के पूरे इतने रीजन में इक्वली स्प्रेड हुआ होता है, which makes carboxylate ion very stable. So that's why this is also helping carboxylic acid to release its proton, because after releasing the proton the carboxylate ion which you will get is very highly resonance stabilized. Okay, because resonance is helping to disperse this negative charge over this region, over this area. Okay, which is stabilizing the carboxylate ion. Okay, और यहाँ पे बॉन्ड्स की टर्म में दिखाया हुआ है. ओके. कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बन होता है ये C डबल बॉन्ड OH वाला, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है. ओके. और ये p ऑर्बिटल आपस में साइडवेज ओवरलैप करवाते हैं और ये वाले p ऑर्बिटल भी आपस में साइडवेज ओवरलैप करवा सकते हैं. इसलिए हम बोलते हैं कि डबल बॉन्ड एक्चुअल में इतने रीजन में स्प्रेड हुआ होता है और नेगेटिव चार्ज भी इतने रीजन में स्प्रेड हो जाता है, लाइक दिस. ओके. सो that's it with the carboxylic acid structure. Okay, now we will discuss methods of preparation of carboxylic acids, and these are some methods of preparation of carboxylic acids. Okay, so methods of preparation of carboxylic acids में आपके पास क्या क्या है, आप कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे कैसे बना सकते हो, क्या क्या तरीके हैं.
जैसे हमने ये वाला तो पढ़ ही चुके हैं, हम बड़ी बार पढ़ चुके हैं, अल्कोहल और एल्डिहाइड्स में पढ़ा हुआ है कि फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स की हेल्प से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन्स एंड अल्कीन्स की हेल्प से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स की हेल्प से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, बाय यूजिंग ग्रिग्नर्ड रीजन। ग्रिग्नर्ड रीजन तो है ही हमारा मल्टी टैलेंटेड रिएजेंट, ये तो हर जगह हर किसी की प्रेपरेशन में यूज हो सकता है। ओके, फ्रॉम असाइल एंड एसिड हैलाइड्स की हेल्प से आप बना सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एनहाइड्राइड्स की हेल्प से। ओके, कुछ एक रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं प्रीवियसली। ओके, तो जहां पे आएंगे फिर डिस्कस करेंगे। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की हेल्प से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, एस्टेरिफिकेशन का उल्टा। एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की हेल्प से आप एस्टर बनाते हो, और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करके क्या करते हो, आप दोबारा से वही वाला कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनाते हो, तो बन रहा है ना कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद बाय यूजिंग मिथाइल कीटोन्स एंड मिथाइल कार्बिनोल्स। ओके, ये थोड़ा नया मेथड है, इसको डिस्कस करेंगे। फ्रॉम ऑलिफिन्स, वैसे ऑलिफिन्स एल्कीन्स को ही बोलते हैं। ओके, फिर एल्कीन्स एंड एल्काइंस को, इनसे कैसे बना सकते हो, फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड एंड कार्बन मोनोक्साइड की हेल्प से। चलो अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हाउ दीज मेथड्स आर परफॉर्म्ड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स, ये तो पता नहीं कितनी के बार पढ़ लिया हो। अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करोगे तो भी एंड प्रोडक्ट आपका क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, बट शर्त ये है कि आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है। और एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करोगे फिर तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता ही है। ओके, सो बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा यूज कर सकते हो, पता नहीं कितनी बार करवाना, चलो फिर एक बार करवा देते हैं। KMnO4 यूज कर सकते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, जॉन्स रिएजेंट यूज कर सकते हो। जॉन्स रिएजेंट क्या होता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ओके, बट इसको यूज हमेशा H2SO4 की प्रेजेंस में करते हैं। जब भी आप एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा और उसकी हाइड्रोलिसिस से आपके पास कार्बोक्सिलेट ग्रुप बन जाएगा। ओके, क्लियर, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि पहले आपने ऑक्सीडेशन करी, बाद में ये दोनों स्टेप हमने एक में ही दिखा दिए कि पहले स्टेप में क्या करोगे, पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन करवाओगे और सेकंड स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे। तो आपको पता है अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बस ऑक्सीडेशन के लिए आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करवाना है। अगर वीक करवाओगे तो अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बनता है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अगर वीक यूज करोगे तो यहीं तक रह जाएगा वो, एल्डिहाइड तक की। ओके, सिमिलरली आपको पता ही, अभी मैंने जो बोल दिया कि एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करवाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन ही जाना है। ओके, तो एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन कराओगे, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज कर सकते हो, जैसे टॉलरेंस रिएजेंट यूज करते हैं उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। ओके, आगे यहाँ पे लिखा हुआ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन बी यूज्ड एज एल्डिहाइड्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करने के लिए आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी यूज कर सकते हो, जैसे टॉलरेंस एजेंट जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड खुद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो ये इसको ऑक्सीड बहुत जल्दी रिड्यूस करेंगे, या उल्टा बोलो कि ये इसको ऑक्सीडाइज कर ही देगा। हालांकि वीक है फिर भी ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर ही देगा, क्योंकि एल्डिहाइड्स खुद ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, बिकॉज एल्डिहाइड्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। ओके, सो आपको पता लग गया 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और आपके पास एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। ओके, नेक्स्ट सेकंड मेथड इज फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स एंड एल्कीन्स। ओके, एल्काइल बेंजीन्स की जो अगर आप विग्रस ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा, जो एल्काइल बेंजीन का मतलब क्या है, जब बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप लगाओ तो उस टाइम होता क्या है, जो ये साइड चेन एल्काइल वाली उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, बट आपने विग्रस ऑक्सीडेशन करवानी है। उस टाइम आपके पास क्या बनेगा, यू विल गेट एरोमेटिक एसिड्स, और यू कैन से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब जो आपके पास ये अल्काइल चेन लगी होगी, ये अल्काइल चेन जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी। कौन से ग्रुप में, COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज करना है, वही स्ट्रॉन्ग वाले, विगरस ऑक्सीडेशन के लिए स्ट्रॉन्ग वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही रखते हैं, जैसे एसिडिक और अल्कालाइन KMnO4 यूज कर सकते हो, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज कर सकते हो, डाइल्यूट HNO3 का यूज कर सकते हो। दीज ऑल आर दी विगरस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके, पर इसमें एक ध्यान रखने वाली बात क्या है, मिथाइल प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल चेन्स, मतलब बेंजीन के ऊपर
या तो मिथाइल वाली साइड चेन लगी हो, या प्राइमरी वाली साइड चेन लगी हो, या सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप वाली साइड चेन लगी हो। ओके, विच कंटेन रिएक्टिव बेंजेलिक हाइड्रोजन, जिनमें बेंजेलिक हाइड्रोजन हो, मतलब बेंजीन के ऊपर जो कार्बन लगा है, ये अल्काइल चेन में कार्बन से स्टार्ट होगा ना, आगे चाहे जो मर्जी हो, उसके ऊपर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। ओके, और वो कब होगा, जब आपके पास मिथाइल की चेन हो, क्योंकि मिथाइल के केस में तो ये जो कार्बन के ऊपर सारे के सारे हाइड्रोजन ही लगे होंगे। ठीक है, प्राइमरी के केस में क्या होगा, एक साइड अल्काइल चेन लगी होगी, दो साइड हाइड्रोजन लगे होंगे, इसमें भी बेंजेलिक हाइड्रोजन है। और सेकेंडरी के केस में क्या होगा, दो साइड आर होगा और एक तो हाइड्रोजन लगा ही होगा ना। ओके, तो इट मींस एक हाइड्रोजन तो लगा ही होना चाहिए कार्बन के ऊपर, जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच हुआ पड़ा है। जो ये साइड चेन वाली है, साइड चेन है ना अल्काइल चेन, इसका जो एक कार्बन है वो कम से कम एक हाइड्रोजन से जुड़ा होना चाहिए। ओके, तो इसलिए सिर्फ मिथाइल, ऐसे अल्काइल बेंजीन जिनमें जो अल्काइल ग्रुप लगा है साइड चेन की तरह, वो मिथाइल हो, प्राइमरी या सेकेंडरी अल्काइल चेन हो, उसी में ऑक्सीडेशन होके एरोमेटिक एसिड बनते हैं। अगर आपके पास ऐसा अल्काइल चेन लगी है जो टर्शियरी अल्काइल चेन है, टर्शियरी अल्काइल चेन किसको बोलते हैं, ऐसे वाली को, सॉरी लेट मी ड्रॉ दिस। अगर ये बेंजीन के ऊपर लगी है तो इस कार्बन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसकी ऑक्सीडेशन से आप कार्बोक्सिलिक एसिड ही बना सकते हो। ओके, ऐसे अल्काइल बेंजीन जिनमें जो अल्काइल ग्रुप लगा है वो टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है, मतलब जो कार्बन बेंजीन से अटैच है उसके ऊपर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। ओके, उस टाइम उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, दैट्स इट। बाकी मिथाइल प्राइमरी और सेकेंडरी चाहे जो मर्जी ग्रुप लगाओ, ठीक है, इनमें से अगर कोई अल्काइल ग्रुप लगा हो तो उस टाइम आपकी उसकी ऑक्सीडेशन होके आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा है, कोई बात नहीं, बस आपने याद रखना है कि इस मिथाइल ग्रुप की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और इस मिथाइल ग्रुप की ऑक्सीडेशन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा बनेगा, जिसमें एक कार्बन होगा, मतलब COOH। ओके, चाहे दो कार्बन वाली हो चाहे तीन कार्बन वाली हो, कुछ लेना देना नहीं है आपका, हमेशा यहाँ पे COOH ही बनेगा, बाकी जितने भी कार्बन है वो सारे एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाएंगे। ओके, बस आपने ये मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ, ये क्या है, इसका नेम क्या है, इसका नेम है बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड को बनाने के लिए ये सबसे सिंपल मेथड होता है कि कोई भी अल्काइल बेंजीन लो, उसकी ऑक्सीडेशन करवा दो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी साइड चेन में सिर्फ एक कार्बन बचेगा, बाकी अगर एक से ज्यादा कार्बन है वो सारे निकल जाएंगे बाहर, एंड यू विल गेट अल्टीमेटली दी बेंजोइक एसिड। ओके, जैसे यहाँ पे ये मिथाइल जो साइड चेन थी वो मिथाइल थी, यहाँ पे क्या है, ये 1 डिग्री साइड चेन है, ये भी 1 डिग्री साइड चेन है, क्योंकि कार्बन जो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है वो आगे दो हाइड्रोजन से जुड़ा है और एक साइड से बाकी जो चेन बची है उससे जुड़ा हुआ है, तो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। 2 डिग्री के केस में भी ऑक्सीडेशन हो जाती है, जैसे ये 2 डिग्री मैंने लिया, अब बेंजीन के ऊपर 2 डिग्री अल्काइल चेन लगी हुई है, तो इसके केस में भी इसकी ऑक्सीडेशन से ये दोनों कार्बन निकल जाएंगे और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, दैट्स इट। बट 3 डिग्री के केस में देयर विल बी नॉट एनी काइंड ऑफ रिएक्शन विल बी देयर, क्योंकि इसके ऊपर कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक हाइड्रोजन वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसी को उन्होंने बोला था, यहाँ पे बोला था ना, इट शुड कंटेन बेंजिलिक हाइड्रोजन, ये बेंजिलिक हाइड्रोजन एब्सेंट है। जैसे बेंजिलिक हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर जो कार्बन लगा हुआ है इसको बोलते हैं बेंजिलिक कार्बन, इसके साथ जो हाइड्रोजन लगा होगा दैट इज कॉल्ड एज द बेंजिलिक हाइड्रोजन। ओके, वो मिसिंग होता है इन केस ऑफ टर्शरी अल्काइल चेन्स। टर्शरी बोल लो, यहाँ पे टर्शरी काट के अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो 3 डिग्री बोल लो, हालांकि टर्शरी का मतलब भी तो 3 डिग्री होता है। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज लाइक दिस। ओके, और अगर आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर चलो अल्काइल चेन तो लगी है और बेंजीन रिंग के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट भी लगा है, ठीक है, तो उसके बाद भी वही रिएक्शन हो जाएगा, मतलब आपने इस सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखना, बस इसको देखना है कि इसकी ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अगर दो लगे हो अल्काइल ग्रुप तो दोनों की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तब दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाएंगे बेंजीन के ऊपर। ओके, जैसे यहाँ पे इन दोनों की ऑक्सीडेशन होगी तो यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, दूसरा भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बेंजीन रिंग जिसके ऊपर अल्काइल चेन लगी है उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगा है
तो उससे क्या होता है, उससे इसकी ऑक्सीडेशन इजी हो जाती है और जल्दी और फास्ट रिएक्शन होगा। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन दी बेंजीन रिंग इंक्रीजेस रिएक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टिविटी कौन इंक्रीज कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही कर रहा है। ओके ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अगर यहाँ पे अभी तो हमने बात कर ली अल्काइल बेंजीन्स की, अभी अल्कीन्स की बात भी तो करनी है। अब अल्कीन्स की बात हो रही है। अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन करोगे, यू नो दैट अल्कीन के केस में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बन भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला कार्बन भी कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे, वन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस, वन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस। ओके क्लियर। और अगर आपके पास सिमेट्रिकल अल्कीन हुआ, मतलब जिसमें लेफ्ट वाला और राइट वाला एग्जैक्टली सेम हुआ, तो आपके पास दो मॉलिक्यूल बनेंगे, दोनों एक से ही कार्बोक्सिलिक एसिड वाले बनेंगे। तो अगर सिमेट्रिकल अल्कीन की ऑक्सीडेशन करवाते हो तो आपके पास एक तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी द प्रोडक्ट। अदरवाइज अगर आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन की ऑक्सीडेशन करवाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसकी ऑक्सीडेशन से क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इसकी ऑक्सीडेशन से यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में, ये कन्वर्ट हो गया, और ये जो है ये किस में कन्वर्ट होगा, HCOOH में। क्योंकि अगर इसमें एक कार्बन है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें भी एक ही कार्बन होगा। तो ये फॉर्मिक एसिड बन गया, इसमें दो कार्बन थे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा बना, एसिटिक एसिड। then you will get two type of acids, but if you are taking symmetrical alkene you are getting only one type of, मतलब दो मॉलिक्यूल तो तभी बनते हैं बट दोनों एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड के बन जाते हैं। ओके नेक्स्ट आपके पास है प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। नाइट्राइल्स क्या होते हैं, साइनाइड ग्रुप को नाइट्राइल बोलते हैं जब वो किसी ऑर्गेनिक चेन में लगा हो। उस टाइम के लिए हम जो सुफिक्स यूज करते हैं वो नाइट्राइल यूज करते हैं। तो नाइट्राइल्स की जब भी ऑक्सीडेशन होती है तो पहले सॉरी नॉट ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस। नाइट्राइल्स की जब भी हाइड्रोलिसिस होती है देन दे फॉर्म अमाइड्स। उसके बाद अमाइड्स की फर्दर हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हो तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्पीड अप होकर करवाऊंगा। जैसे ये नाइट्राइल है, इसकी हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, यहाँ पे C, ये ट्रिपल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन लग जाएंगे। ऐसे बोलो कि वाटर का ऑक्सीजन कार्बन को मिल गया और दोनों हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन को मिल गए। तो आपका ये ग्रुप कौन सा बन गया, इट इज अमाइड ग्रुप। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, अमाइड ग्रुप। एंड यू नो दैट अमाइड्स की जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या होता है, ये NH2 ग्रुप यहाँ से रिलीज हो जाता है। ठीक है, NH2 ग्रुप और वाटर का एक हाइड्रोजन इसको मिल जाता है, तो ये क्या बना लेता है, अमोनिया। और वाटर में से OH जो बच गया वो यहाँ पे आ जाता है, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे अगर OH लग जाए तो क्या बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ना। तो दैट्स व्हाई देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक दिस। ओके तो आप बोलोगे कि नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस से पहले बनता है अमाइड और उसके बाद बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, या अगर आपने डायरेक्ट अमाइड लिया हुआ तो उसमें एक स्टेप में ही कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। फिर तो आप डायरेक्ट इसी पे हो ना, इसी से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। ओके तो चाहे आपने एरोमेटिक साइनाइड लिया हुआ, चाहे आपने सिंपल अल्काइल साइनाइड लिया हुआ, यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड एट द एंड। ओके बट अगर आपने जैसे अमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए आप एसिड भी एज अ कैटलिस्ट ले सकते हो, बेस भी एज अ कैटलिस्ट ले सकते हो। बट अगर बेस एज अ कैटलिस्ट लिया हुआ तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जैसे मान लो ये आपका प्रोडक्ट है बट वहां पे बेस भी प्रेजेंट है, तो बेस की प्रेजेंस में इनके बीच में एसिड बेस रिएक्शन होकर क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है ये। ओके बट कोई घबराने वाली बात नहीं है, इससे सॉल्ट से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, आराम से बन जाएगा। क्या करना है, इसमें थोड़ा सा HCl मिला दो, इसका जो Na पॉजिटिव आयन है वो कन्वर्ट हो गए, वो H पॉजिटिव आयन से रिप्लेस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे मैंने ये दिखाया कि NaOH की हेल्प से भी आप इस रिएक्शन को कैटलाइज करवा सकते हो, अमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाली रिएक्शन को। बट तब क्या होगा, तब आपके पास वो सॉल्ट की फॉर्म में आएगा, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में। पर हाँ इस सॉल्ट से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। ओके उसके बाद नाइट्राइल्स कैसे बनाएं, क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है कि हाउ यू विल फॉर्म नाइट्राइल। नाइट्राइल बनाने के लिए क्या है, पहले अल्कोहल से क्या बनाओगे, हेलो अल्केन,
और हेलोअल्केन ये हमने हेलोअल्केन्स की रिएक्शन में करा हुआ, ठीक। हेलोअल्केन्स से आप उसके अल्कोहलिक केसीएन से रिएक्शन करवा दो, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट साइनाइड ग्रुप जो है वो एक्स नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा साइनाइड ग्रुप। बट अगर आपने एरोमेटिक बनाने हैं, एरोमेटिक साइनाइड मतलब बेंजीन के ऊपर सीएन ग्रुप लगाना है, तो वो कैसे लगाएं? उसके लिए क्या है, अगर एरोमेटिक साइनाइड बनाना है तो उसके लिए आपको पहले एनिलिन लेके उसकी क्या बोलते, इसको डाइजोटाइजेशन करवानी पड़ेगी, डाइजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा। ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, ठीक, इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल से अल्कलिक पोटेशियम साइनाइड से, तो क्या होता है, ये यहाँ से नाइट्रोजन बन के बाहर और Cl नेगेटिव आयन एसएच बाहर, और यहाँ से Cn नेगेटिव आयन आता है, वो यहाँ पे अटैच हो जाता है। ओके, क्लियर? तो प्रेपरेशन ऑफ नाइट्राइल भी कई बार दिमाग में आ जाता है कि नाइट्राइल्स को कैसे बनाएं जी, जैसे मान लो बेंजीन के ऊपर साइनाइड ग्रुप लगाना है तो इसको कैसे लगाएं, तो उसके लिए क्या तरीका हो सकता है, अगर आपने एल्काइल वाला नाइट्राइल बनाना है तो ये वाला मेथड फॉलो करो, ठीक है। ये स्टेप हमने करा हुआ है प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स में। ओके, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड में हमने पढ़ा था कि जब भी अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक ACN से रिएक्ट करवाते हैं, यू विल गेट अल्काइल साइनाइड। ओके, और इसके केस में ये वाला थोड़ा अभी नई बात निकल के आई है तो उसको याद कर लो, हालांकि ये भी हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलिन पढ़ेंगे डिटेल में। तो एनिलिन से बनाओ उसका डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट को KCN से रिएक्ट करवा दो, ये पूरा का पूरा ग्रुप रिमूव हो चुका है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन बन जाएगा और साइनाइड क्लोराइड आयन भी बनेगा, और जो यहाँ से साइनाइड आयन निकलेगा वो क्या करेगा, वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करके यहाँ पे सियानो बेंजीन बना देगा या बेंजीन नाइट्राइल बना देगा। ओके,